मित्रों नमस्कार। पिछले 1-2 दिनों से जो गहमा-गहमी है अखबार के माध्यम से और अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, कुछ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी स्थानांतरण को लेकर के। खास करके ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पेशेंस बना कर रखें और देखें अंत तक। इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको साहित्य की भाषा में उपसंहार भी कहा जाता है, वो अंत में ही होता है। बहरहाल मित्रों, अभी 1-2 दिन पहले सामने आया बिहार गजट। गजट क्या होता है? जैसे गजट का नाम पहली बार तब सामने आया था जब जेम्स हिक्की ने एक अखबार प्रकाशित किया था 29 जनवरी 1780 को। कौन थे जेम्स हिक्की? आयरलैंड में पैदा हुए आयरलैंडवासी एक अंग्रेज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्जन के रूप में 1772 ईस्वी में भारत आए थे। यह बंगाल गजट अंग्रेजी में छपता था और ये ऐसा अखबार था जो अंग्रेज़ों की जो अनीतियाँ थी, जिसको कुनीति भी कहते हैं, उसको भी नहीं बख्शा। वो खुद अंग्रेज़ थे और खुद अंग्रेज़ के खिलाफ़ में ही लिखते थे उस अखबार में, और इसके कारण वारेन हिस्ट्री ने उनको बहुत तंग परेशान किया और सताया भी। आरोप भी लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसों का इस्तेमाल ये अपने हित में करते थे। लेकिन कोई भी पत्रकार होता है वो सही गलत को बहुत बारीकी से देखता है, और गलत अगर कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ़ में आवाज़ उठाता है, चाहे वो गलत करने वाले उसके सगा संबंधी और अपने ही क्यों ना हो। तो इस तरह पहला अखबार छपा था 29 जनवरी 1780 ईस्वी को, और वहीं से अखबार छपने का सिलसिला शुरू हुआ था। वो था बंगाल गजट। गजट होता क्या है? ये किसी भी संस्था का, सरकार का एक निजी समाचार पत्र होता है जिसमें अपने नीतियों के बारे में, कुछ योजनाओं के बारे में वो खुलासा करती है और आम जनता तक उस गजट के माध्यम से पहुंचाती है अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को, आने वाले कार्यक्रम को वो अपने गजट में ही छापती है। भारत सरकार का भी गजट है अपना, उसी तरह बिहार सरकार का भी गजट है। तो बिहार गजट में स्थानांतरण से संबंधित खबरें जो आई हैं अभी, हालांकि खबर तो आई थी 13-14 को सामने आई है, लेकिन ये गजट 9 अक्टूबर का ही है। स्थानांतरण से लेकर के स्थानांतरण की बातें उसमें दी हुई है, वही बातें हैं जो पहले हम लोग को नियमावली के रूप में कुछ पन्नों की जो प्रतियां सामने आई थी वही है। उसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी कल के अखबार में आया कि 10 जो पॉइंट है वो ब्लॉक के रूप में सामने आया है। कल के अखबार ने छापा है कि वो 10 ब्लॉक आपको देने होंगे। अगर ब्लॉक दिया जाएगा तब समझ लीजिए कि एक ब्लॉक की दूरी कम से कम 15 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में होते हैं, और इस तरह 10 ब्लॉक की बात कर लें आप तो कितनी दूरी हो जाएगी? कम से कम किसी को 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी मिल सकती है। ऐसे में पहले समझ में आ रहा था कि ये स्कूल है, हालांकि मैं ये भी मान सकता हूं कि उस अखबार ने गलती से 10 पॉइंट को 10 ब्लॉक के रूप में छापा था। पहले तो चर्चा हो रही थी कि वो 10 स्कूल के नाम मांगे जाएंगे। कोई भी आप ब्लॉक या अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे उसके अंतर्गत 10 स्कूल मांगा जाएगा। लेकिन कल के अखबार ने सब कुछ जैसे झकझोर करके रख दिया है। अगर आप जिस ब्लॉक में देते हैं उस ब्लॉक में नहीं होता है, या अगर उसी ब्लॉक में होता है तो भी आपका रेंडमाइजेशन होगा, और 10 ब्लॉक के जो नाम आप दे रहे हैं उसमें रेंडमाइजेशन के द्वारा होगा, तो किसको कहाँ मिलेगा, किस ब्लॉक में मिलेगा, ये भी पता नहीं है। और किसी किसी जिला में तो 10 ब्लॉक हैं भी नहीं। सरकार कह रही है कि शैक्षणिक ब्लॉक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप शैक्षणिक ब्लॉक?
और शैक्षणिक ब्लॉक बनाएंगे तो क्या एक जिला में बनाएंगे या हर जिला में बनाएंगे? कितने पंचायत का होगा शैक्षणिक ब्लॉक? अमूमन 16 से लेकर 20-22 पंचायत तक होते हैं ब्लॉक। किसी में मिनिमम रेयर है तो 12 पंचायत का है, जैसे एक मेरे ही ज़िला में 12 पंचायत का ब्लॉक है, जिसको एक बड़े ब्लॉक से काट करके बनाया गया था। तो क्या आप पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िला में शैक्षणिक ब्लॉक बनाएंगे आप? उस ब्लॉक बनाने का क्या फ़ायदा होगा आपको? अगर आप शिक्षकों को फ़ायदा देना चाहते हैं तो सीधा प्रखंड में करिए ना। सीटें तो खाली हैं जिस पर आप TRE 3 की बहाली करने वाले हैं, तो इन लोग को अपने घर में स्थानांतरित करिए और फिर बाकी जहां सीटें खाली होती हैं उस पर TRE 3 की बहाली कर दीजिए। आपने स्थानांतरण को जैसे मजाक बना के रख दिया है। अभी जैसे उसमें आप पढ़े होंगे, गजट में भी पढ़े होंगे, या फिर जो नियमावली प्रकाशित वायरल हुआ था नियमावली व्हाट्सएप के माध्यम से एक आध सप्ताह 10 दिन पहले, उसमें भी आप पढ़े होंगे कि अगर आप किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या आपकी पत्नी या आपके बच्चे जूझ रहे हैं किसी गंभीर बीमारी से और उनका इलाज चल रहा है, तो उसकी सर्टिफिकेट आपको सर्जन से बनवा करके देना होगा, सिविल सर्जन से। सिविल सर्जन कौन होते हैं? आपका जिला का जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो जिला में अवस्थित है, उसके जो हेड होते हैं वो सिविल सर्जन कहलाते हैं। तो क्या किसी भी जिला में गंभीर बीमारी का इलाज होता है? किडनी ट्रांसप्लांट हो या हार्ट का बॉल्व बदलना हो या उसमें स्टेंट लगाना हो या अन्य सारी जो गंभीर बीमारियां हैं, क्या सरकारी स्कूलों में होते हैं उसके इलाज? सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं? नहीं होते हैं। सरकारी अस्पताल तो ऐसा है कि डर के हमारे सीधा रेफर कर देता है कि पटना PMCH ले जाइए या IGIMS ले जाइए। ज़्यादातर लोग प्राइवेट में जाते हैं। तो क्या वो जो सर्टिफिकेट जारी करेंगे सिविल सर्जन, जहां आप दूसरे डॉक्टर से इलाज कराए हैं गंभीर बीमारी का, या स्टेंट लगवाए हैं, या आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, या किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, ये जो बाहर में आप इलाज कराए हैं उसका सर्टिफिकेट देख करके वो सर्टिफिकेट बनाएंगे सिविल सर्जन। उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि देखिए हमने बाहर में इलाज कराया है, ये हमारा प्रमाण है सारा डॉक्यूमेंट से इलाज का, आप सर्टिफिकेट बना देंगे। क्या वो ऐसे बनाएंगे? क्योंकि बिहार सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में अगर PMCH और IGIMS छोड़ दिया जाए या कुछ सरकारी हॉस्पिटल बिहार सरकार का छोड़ दिया जाए तो कहीं भी स्टेंट नहीं लगता है, लीवर का इलाज नहीं होता है, किडनी का इलाज नहीं होता है। और जिस सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट बनवाने की बात कर रहे हैं, उस सिविल सर्जन के अंदर में आने वाले किसी भी हॉस्पिटल में ये तीनों इलाज नहीं होते हैं, तो सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे वो? तो बाहर में इलाज कराए किसी भी पेशेंट का वो सर्टिफिकेट, वो प्रमाण देखकर बनाएंगे अगर, तो क्या इसमें हेराफेरी की संभावना नहीं है? हम कैसे मान लें कि वो किसी ऐसे व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे जिनका कोई इलाज हुआ ही नहीं हो बाहर में, जिसका बॉल्व बदला ही नहीं गया हो, जिसके किडनी में प्रॉब्लम ही नहीं हो? इसकी बस विश्वसनीयता कैसे रहेगी? तो क्या इसमें घालमेल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसलिए सरकार को ये चाहिए कि अगर आप जहां भी जिस डॉक्टर से भी इलाज कराए हैं वो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो, चाहे भारत के किसी भी कोने में हो, उसका सर्टिफिकेट मान्य करना चाहिए। जैसे एक मेरे साथी का टाटा मेमोरियल बॉम्बे में इलाज चल रहा है, गंभीर बीमारी है, अब वो परेशान है, सिविल सर्जन के यहाँ गया था सर्टिफिकेट बनवाने, कहा कि हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, आप बाहर में इलाज कराए हैं तो हम इसका सर्टिफिकेट बना भी नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ इलाज हुआ ही नहीं है। और उस तरह की बीमारी का इलाज भारत के किसी भी जिला अस्पताल में जहाँ सिविल सर्जन मुख्य अधिकारी होते हैं वहाँ नहीं होता है। बहरहाल साथियों, दूसरी जो बड़ी खबर आई है आज के अखबार में है कि एक शिक्षक संघ है जिसको माध्यमिक शिक्षक संघ कहा गया है, अपना संघ बनाए हुए हैं, बहुत पुराना है, चल रहा है। उन्होंने सामूहिक स्थानांतरण की प्रक्रिया जो सरकार ने शुरू की है उसको स्थगित करने की बात कही है। उनको नहीं मालूम है कि दूसरे दूसरे जिलों में अपने घर से लोग 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर कैसे कैसे टाइम बिता रहे हैं, अपने परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर,
उस शिक्षक संघ वाले को पता नहीं है। घर में बैठे हुए और किसी एक रूम में से स्टेटमेंट जारी कर देना और जाकर के अखबार के कुछ बक्सा में गिरा देना, अखबार में छप जाना, जैसे लगता है कि सब कुछ उन्हीं को जानकारी हो। और सरकार अगर सामूहिक स्थानांतरण कर रही है, सामूहिक में किसकी बात कर रहे हैं? वो बीपीएससी शिक्षकों की बात कर रहे हैं कि उनका स्थानांतरण न हो, उसका स्थानांतरण बाद में किया जाए, बीपीएससी शिक्षकों का। तो होते कौन है वो सामूहिक स्थानांतरण को रोकने वाले? और इससे उनको मिर्ची क्यों लगी है? इसीलिए अगर कह दें कि पुराने लोग की बुद्धि सठिया गई है तो उनको बुरा लग जाएगा। यह स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए था कि सामूहिक स्थानांतरण न हो। उनको तो स्थानांतरण के लिए लड़ना चाहिए था। जो नए नवनिहाल जो उनके अनुज आए हैं, बीपीएससी शिक्षक में बहाल हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो घर में अकेले हैं भाई में, उनके माँ पिता को देखने वाला कोई नहीं है, घर परिवार छोड़ के जा नहीं सकते हैं। वो कैसे 500-700 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। और मैं जानता हूँ कि इस स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू कराने में एक मेरी भी अहम भूमिका रही है। मैं हर चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। मैं किन किन लोगों से मिला हूँ और क्या क्या आवेदन दिया हूँ, क्या क्या करने पड़े हैं, सो किस किस लोगों से मुख्यमंत्री को कहवाया हूँ। मैंने जून में भी जो आवेदन दिया था अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में लगाया भी था। शायद कुछ लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने देखा था। मेरे पास फ़ोन आते थे शिक्षकों के, महिलाओं के, वो कैसे गुजारा कर रही थी इंटीरियर में, दियारा क्षेत्र में, जहाँ न रहने की सुविधा है, न खान पान की सुविधा है, न बिजली है। और उनके छोटे छोटे बच्चे, कोई 1.5 साल, 1 साल, 2 साल के, वो कैसे वहाँ पे रह रही है मैं जानता था। तब जा कर के मैंने इस पर पहल करने की कोशिश की। मई से लगा हुआ था। जून में फिर कहा गया कि आवेदन दीजिए। मैंने जून में आवेदन दिया। एसीएस से कई बार मिला हूँ, शिक्षा विभाग के सचिव से मिला, शिक्षा मंत्री से मिला। तब जाकर के आवेदन की प्रक्रिया अब लगता है कि अगले महीने तक आ जाएगी, शुरू होगी। सरकार ने इस पे मन बनाया, नियमावली बनी, भले ही थोड़ा सा नियमावली बनने में लेट हो गया। नियमावली सामने आई, अब ये गजट में भी प्रकाशित हो गया। तब ये लोग एक तमाशा खड़ा कर रहे हैं कि सामूहिक स्थानांतरण नहीं किया जाए। उनको लड़ना चाहिए था कि स्थानांतरण किया जाए, सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। सभी का मैं कह रहा हूं, सिर्फ नियोजित वाले का नहीं, सभी का सामूहिक स्थानांतरण किया जाए। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि सामूहिक स्थानांतरण न किया जाए। ये कैसा भद्दा मजाक है, शर्म आनी चाहिए उनको। बहरहाल साथियों, कुछ और चीजें हैं जिस पे मुझे बात करनी है आप लोगों से। ये है कि जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इंक्रीमेंट को लेकर के, ट्विटर कैंपेन चलाने की बात है। मैंने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी। कब चलाना है चलाइए, मैं सपोर्ट में हूँ। जल्दी TRE 1 वालों का इंक्रीमेंट लग जाए, उनको इंक्रीमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही है, जिससे मैंने अवगत कराया था आपको अपनी पिछली वीडियो में, कि पहले प्राइमरी स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, अभी हाई स्कूल का 7 दिवसीय ट्रेनिंग जो है चल रहा है। अभी मैथ का ट्रेनिंग चल रहा है हाई स्कूल वाले 9th-10th क्लास के शिक्षकों का। उसके बाद भाषा के शिक्षकों का चलेगा 9th-10th वालों का। उसके बाद 11th में आएंगे। सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग जब पूरा हो जाएगा तब जाकर के उनके सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए ई-शिक्षा कोष पे कहा जाएगा। जब वो अपलोड हो जाएगा तब जाकर के आपका इंक्रीमेंट लगेगा। आपको जो बढ़ा हुआ HRA है, जो सरकार ने अनाउंस किया था 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, वो मिलेगा। और तब तक जुलाई 2024 का DA का भी अनाउंस हो जाएगा। ये सब लगभग जनवरी से फरवरी तक मिलेगा। ये टेक्निकल मामला है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैंने कई DO से बात किया, जिसमें पटना DO शामिल है, मुजफ्फरपुर हैं और कई DO हैं, और साथ में आपके शिक्षा विभाग के सचिव भी हैं। इसीलिए ये रुका हुआ है। बाकी चिट्ठी लिखने वाले लिख रहे हैं, DO को
सरकार को दे रहे हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक ट्रेनिंग समाप्त नहीं होगा तब तक HRA, इंक्रीमेंट, ये सब मिलना मुश्किल है अभी। अगला जो मामला है कि BPSC ने अप्लाई का जो डेट है वो बढ़ा दिया है। अब 4 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो सुधार है, जो अब तक अप्लाई कर चुके हैं वो 19 अक्टूबर से 4 नवंबर तक सुधार भी कर सकते हैं। और साथियों, ई शिक्षा कोष को लेकर के थोड़ी सी जो बातें हैं उसमें मैं जानता हूं आप जितने भी लेटर बिहार सरकार जारी करती है शिक्षा विभाग से संबंधित, सभी आप पढ़ नहीं पाते हैं। उसमें 2 लेटर जो इम्पोर्टेंट था, उसमें कहा गया था कि अगर आप लेट आते हैं तो पहले आपको सूचना कर देना होगा अपने HM को एप्लीकेशन के माध्यम से कि कल मैं 1 घंटे से लेट आऊँगा, और तब आप लेट से, यानी जो 9 बजे पहुंचना है स्कूल में, आप 10 बजे आप अटेंडेंस बना सकते हैं और वो मान्य होगा, आपका CL नहीं चढ़ेगा। लेकिन ये महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए मान्य होगा, और ये बाकायदा बिहार सरकार का जो लेटर जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ है। इस बात को अपने HM को बोलिएगा, वेरीफाई कर लें, पता कर लें, और मैं अपने कम्युनिटी में इस लेटर को फिर से पोस्ट करूंगा मैं। तो आप 2 दिन का रिलैक्सेशन है, आप 1 घंटे लेट आ सकते हैं। और इस पर मैं और सारी बातें आपको कहना चाहूँगा कि अभी तक लगभग 11,000 लोगों को शो कॉज लेटर जारी किया जा चुका है पूरे बिहार में, कि वो जैसे तैसे अटेंडेंस बनाए हैं। कुछ लोग तो बाहर बैठे हुए हैं दूसरे राज्यों में, वहाँ से फ़ोटो खींच लेते हैं, अपने HM को भेजते हैं और उस पर अटेंडेंस लग रहा है। कुछ लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले निकल जाते हैं, अटेंडेंस लगा देते हैं। आप लोग इस तरह नहीं करें, इससे नुकसान छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, खामखा परेशानी होगी। उस दिन का CL भी लगेगा, CL ख़त्म है तो पेमेंट कटेगा, परेशानी और बेइज्जती होगी, सो अलग। इसलिए ईमानदारी से काम करें। सरकार जो कुछ नीतियां बना रही है कुछ हार्ड है, ठीक है, इसके लिए हम लोग लड़ेंगे जब हमारा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा। और हम, याद रहे, अकेले लड़ेंगे, हमारे साथ लड़ने वाला कोई नहीं है। आज की जो माध्यमिक शिक्षक संघ की जो दोगली नीतियां हैं, जो आप अखबार के माध्यम से देख सकते हैं, जिसने कहा है कि सामूहिक स्थानांतरण नहीं किया जाए, इसको स्थगित किया जाए, ये किसके लिए है? ये सिर्फ BPSC शिक्षक के बारे में कह रहे हैं कि उनका स्थानांतरण अभी नहीं किया जाए। इसलिए हमारा साथ कोई नहीं देने वाला है, हमें खुद आगे बढ़ना होगा, एकजुट होकर के, एक साथ होकर के। इसीलिए मैंने आप तमाम साथियों से बार बार कहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहें, मेरी बातों को सुने, और ग्रुप में जो BPSC शिक्षकों का है, विभिन्न जिला का, विभिन्न प्रखंडों का, उसमें मेरे इस YouTube वीडियो को प्रसारित करें, मेरे कम्युनिटी में जुड़ें, ताकि एक मजबूत यूनिटी हम खड़ा कर सकें, जो अपने हितों के लिए, BPSC शिक्षकों के हितों के लिए लड़ेगी। नहीं तो ये लोग अपने ही सिर्फ अपनी बात करेंगे कि बाकी लोगों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया जाए, सामूहिक स्थानांतरण नहीं किया जाए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आगे से। और ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी से जुड़ें। हमारे ज़िला का भी कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, आप उनसे जुड़ें। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। हम लड़ेंगे ग्रेड पे के लिए, हमारा जब प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा तो। हमारा हर महीने का 25,000 का नुकसान हो रहा है PGT वालों का, TGT का लगभग 22,000, और जो मिडिल स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में है, उनका इसी तरह से 18-15,000 का नुकसान है। हम लेंगे। जब शिक्षा मित्र 1500 से आकर के 46,000 आज पेमेंट उठा रहे हैं तो उनसे सीखना है हमें। उनकी बहाली कितने पे हुई थी? 1500 रुपये पे हुई थी 2003 में। आज उठा रहे हैं 46,000 कुछ रुपए इन हैंड, हमसे ज़्यादा। और उन लोगों ने जब BPSC शिक्षक को सरकार ने वरीय घोषित किया, प्रभार देने की बात कही, तो उन लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया
और अभी जो स्थानांतरण की नीति आई है उसमें सरकार ने मजबूर होकर के नियोजित शिक्षकों को वरीय माना है बीपीएससी से। ये उनकी लड़ाई है, उन्हें लड़ा है, तो उनसे हमें सीखना होगा कि हम भी यूनाइट हों, एकजुट हों और अपने हक के लिए लड़ें। कोई हमें यहाँ खुद कुछ नहीं दे देगा, हम नहीं लड़ेंगे तो नहीं, ऐसे ही होगा ना। तीसरे नंबर पर धकेल दिए गए, अब नियोजित से भी हम पीछे चले गए। बीच में एक उम्मीद जगी थी, नियोजित से आगे हमको रखा गया था, नियोजित से वरीय बनाया गया था, लेकिन अब वो भी नहीं हुआ। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आग्रह ही कर सकता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं मुझे पता है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आग्रह कर रहा हूँ कि एकजुट हों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितने ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं हर ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद साथी। मैं अशोक क्रांति।